आपने इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, पुराने जमाने में होता क्या था कि जब दो राज्यों की लड़ाई होती थी, दो राज्यों के बीच में लड़ाई होती थी, एक राज्य जो था वो दूसरे किले को घेर लेता था। घेराबंदी जब काफी समय तक चलती रहती थी तो जो घेरा हुआ राज्य होता था, राजा एक दिन रात को डिसाइड करता था कि अब बहुत हो गया, अब हम जीतने की स्थिति में नहीं है और हमको चुपचाप रात को भाग जाना चाहिए। वो गुप्त दरवाजे से रात को भागते थे अपनी सेना को साथ में लेके, लेकिन जाने से पहले एक काम जरूर कर जाते थे कि जो कुएं थे उनमें जहर डाल जाते थे, जो अन्न के भंडारण थोड़े बहुत बचे थे उनमें आग लगा जाते थे कि जो आए उसको कुछ ना हाथ लगे। ये बजट जो है ना जी, ये बजट बिल्कुल वैसा है, ये बजट बिल्कुल वैसा है। क्योंकि मैं आपसे जो भी बात करूंगा, ये दो पोथियां हैं, यहाँ पे दो पुस्तिकाएं हैं, इन दो पुस्तिकाओं से लिए हुए आंकड़े हैं। उसके बाद हमने एक इकोनॉमिक कंसल्टेंट को हमने कंसल्ट किया, उससे हमने थोड़ा डेटा और हमने अपनी उसके साथ बातचीत करी और उसके बाद जो नतीजे हैं, जो आंकड़े निकले हैं, मैं आपको बताता हूं। इस बजट का इसलिए समर्थन नहीं किया जा सकता क्योंकि बजट की तीन मेन प्रिंसिपल होते हैं। पहला, बजट जो होता है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर फिस्कल प्रूडेंस होनी चाहिए, जिसको आप बोलते हैं कि आर्थिकी को सुदृढ़ करना। मैं आपको बताता हूं कि कितनी सुदृढ़ आर्थिकी करी है इस बजट ने। और तीसरा होता है कि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेशन उसके अंदर होनी चाहिए। आप ये देखिए, सबसे बड़ी समस्या देश की, हिमाचल प्रदेश की सिर्फ एक है और वो ये है कि 36% जनसंख्या हमारी 15 साल से लेकर 35 साल के बीच में रिजाइड करती है। ये वो जनसंख्या है जिनको या तो आज वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, आज वो रोजगार ढूंढ रहे हैं, या आज से 2 या 3 साल के बाद वो रोजगार को ढूंढना शुरू कर देंगे। हमारा ये फर्ज बनता है, ये नैतिक फर्ज बनता है हर सरकार का, हर बजट का, कि हम एक वो नीति, हम एक स्थायी नीति एक बजट में वो स्थान दें जिसमें कि 36% जनसंख्या हमारी जो है उसके लिए एक हम दिशा दें, उसके लिए हम एक दिशा निर्देश दें। हम उनके लिए रोजगार के साधन, उन साधनों को पैदा करने के संसाधन जो है वो हम उनको दें। इस बजट में क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात कि आंकड़े जो हैं वो आंकड़े इस प्रकार हैं। एक पिक्चर आई थी जी, आमदनी 98 खर्चा रुपया। अब होता क्या है कि हमने जो खर्च करना होता है, हमारी पहले कुछ आमदनी होती है, उस आमदनी से हम अपना खर्चा करते हैं। हम सरकार हैं और सरकारों को एक फैसिलिटी और होती है, एक सुविधा और होती है, वो है लोन लेने की। लेकिन ये लोन कितना मिल सकता है, कितना हम खर्चा कर सकते हैं, ये हमारे रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है। रेवेन्यू रिसीट 2021-22 की 37,312 करोड़ थी। पिछले साल जब कोविड काल था तो हमारी रेवेन्यू रिसीट 37,312 करोड़ थी। ये साल हम खुद मानते हैं कि कोविड का उतना प्रभाव नहीं रहा, रेवेन्यू रिसीट मेरी रह गई। प्रोजेक्शन है फाइनल जब आएगी इससे कम ही आएगी, 36,375 करोड़। मतलब मैंने अपना रेवेन्यू 1000 करोड़ से घटा दिया। ये क्यों घटा ये आपको पता है। लेकिन जो ग्रांट्स बंद होने वाली हैं उनके लिए क्या हमने कुछ प्रोविजनिंग करी? अगर करी होती तो 1000 करोड़ का डेफिसिट हम नहीं दिखाते। 1000 करोड़ का डेफिसिट है। इसके बाद आप आइए एक्सपेंडिचर पे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2021-22 में 37,000 करोड़ था और 2022-23 का प्रपोज्ड है, रिवाइज जो होगा इससे ज्यादा ही होगा, वो है 40,278 करोड़। मतलब जो मैं खर्चा करने जा रहा हूं वो 3,000 करोड़ ज्यादा करने जा रहा हूं। अब आप हिसाब देखिए आंकड़े, आमदनी 1000 करोड़ कम, खर्चा 3,000 करोड़ ज्यादा, टोटल जो आंकड़ा बनता है 4,000 करोड़ का बनता है। अब ये पैसा आएगा कहां से? आर्थिकी को सुदृढ़ करना तो वही कहते हैं कि पैसा आएगा कहां से, उसका मैं आपको बताता हूं। एक सर टर्म है जिसको बोलते हैं कमिटेड एक्सपेंडिचर, इसके बारे में शायद किसी ने बात नहीं करी। कमिटेड एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि अगर मेरी आमदनी आज 0 भी हो जाए तब भी वो खर्चा मेरे सिर पे बैठा हुआ है। ये खर्चा क्या है? ये खर्चा है मेरे लोन का, ये खर्चा है मेरी तनख्वाहों का, ये खर्चा है मेरी पेंशन का। कमिटेड एक्सपेंडिचर हिमाचल प्रदेश का 2022-23 में आपके रेवेन्यू रिसीट का 77% है, 77%। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये नेशनल एवरेज जो है सर, नेशनल एवरेज इज ओनली 55%। आप नेशनल एवरेज से तकरीबन 50% ज्यादा जो है कमिटेड एक्सपेंडिचर के ऊपर बैठे हुए हैं। और ये दुर्दशा अभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जो आपने प्रोजेक्शन दी है, जो आपने रेवेन्यू प्रोजेक्शन दी है अगले 3 साल की, आपका कमिटेड एक्सपेंडिचर विल गो अप टू 87% फ्रॉम 77%। और 2024-25 के अंदर हम हिंदुस्तान की वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट होंगे कमिटेड एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू रिसीट में। अब आप ये देखिए कि 100 रुपए आमदनी के ऊपर अगर 87 रुपए मेरा कमिटेड एक्सपेंडिचर है तो मेरे पास
पैसा खर्च करने के लिए बचा कितना? वो बचा 13 रुपए। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस के टाइम में और आपके टाइम में फर्क क्या है। कांग्रेस के टाइम में और आज के टाइम में फर्क ये है, कांग्रेस के टाइम में 2016, 17, 17, 18 के अंदर रेवेन्यू रिसीट का जो कमिटेड एक्सपेंडिचर था, जो आपका कैपिटल आउटले था, दैट वाज 45%, विच विल गो डाउन टू 13% नाउ। आप खुद कंपेयर करिए। और इसका सिंपल सा आपको मैं आर्थिकी इसकी समझाता हूं। ये वो है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका खर्चा है जो कि डेवलपमेंट के किसी काम पे नहीं आता। कैपिटल आउटले आपका वो खर्चा है जो डेवलपमेंट के काम आता है। उससे आपके पशु औषधालय बनते हैं, उससे आपके डिस्पेंसरियां बनती हैं, उससे आपके हॉस्पिटल बनते हैं, उससे आपके इंडस्ट्रियल एरिया बनते हैं। वो पैसा तो खर्च करने के लिए हमारे पास बचा नहीं, और हम पैसा खर्च कर रहे हैं उन सब चीजों पे जिसके ऊपर मेरे को कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं मिलेगी। व्हाट दैट मीन्स इन लेमन टर्म कि कैपिटल आउटले आप देखिए कि आपने किया क्या 2022-23 के अंदर। 2022-23 के अंदर आपने ये किया है कि जो 4000 करोड़ का डेफिसिट आपने घटाना है, वो कैसे घटाएंगे आप? आपने जो कैपिटल आउटले है उसको 1500 करोड़ से कम कर दिया। कैपिटल आउटले पिछले साल 7100 करोड़ था, इस साल वो 5600 करोड़ रह गया। तो आपने क्या किया कि एक चमचमाती नई ऑडी खरीदने के लिए अपने पिताजी का पुश्तैनी घर जो है गिरवी रख दिया या बेच दिया। जो एसेट था या जो एसेट डेवलपमेंट की मेरी कहानी थी वो तो खत्म हो गई, और उसकी जगह मैंने एक डेप्रिसिएबल एसेट ले लिया जिसकी वैल्यू आज से 2 या 3 साल के बाद जो है वो एकदम शून्य हो जाएगी। और आप देखिए कि ये 1500 करोड़ आपने कम कहां किया? आपने 1500 करोड़ कम किया कृषि के अंदर। 186 करोड़ कृषि का बजट, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज ये तीनों आती हैं, इसका बजट 186 करोड़ कम है अगले साल के अंदर। आपने शायद गलत सुन लिया था, मोदी जी बोल रहे थे किसानों की आय दुगनी करनी है, किसानों की हाय दुगनी नहीं करनी है। 186 करोड़ का आउटले कृषि के अंदर कम है। हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर 150 करोड़ का आउटले कम है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के अंदर 547 करोड़ का आउटले कम है। तो ये जो सारे चीख रहे थे ना जी कि आपने पाइपें डाल दी और इसके लिए अभी जो है सोर्स आपने ऑगमेंट करने हैं, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? वो पैसा यहां से निकल गया। तो जो भी शक जाहिर किया था वो यकीन में बदलने वाला है और बहुत जल्दी। और आपने पैसा निकाला अर्बन डेवलपमेंट से। तो जहां जहां पे थोड़ी बहुत भी संभावना थी ग्रोथ ओरिएंटेशन की, जहां भी थोड़ी बहुत संभावना थी कि हम जाके जॉब क्रिएशन की कोई एक्टिविटी कर लें, वहां से पैसा हमने निकाल दिया, क्योंकि हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल आउटले एक्सपेंडिचर जो है वो हमने बढ़ा दिया तकरीबन 4000 करोड़ से। अब आप देखिए लोन की कहानी, सबने बड़ी बड़ी बातें बोली लोन की। मेरे को लगता है कि किताब कोई पढ़ता नहीं। मैं यही निवेदन करूंगा सरकार से, इनको छापना बंद करें, क्योंकि जो जो चीजें हम बोलते हैं सब इसके अंदर लिखी होती हैं। बस सिर्फ ये हमें कष्ट करना पड़ेगा इसको पढ़ने का। लोन आप देखिए 2017-18 के अंदर, या पिछले साल की अगर किताब देखेंगे तो 2017-18 के अंदर जब राजा वीरभद्र सिंह जी की गवर्नमेंट गई थी, टोटल आपका एक्यूमुलेटेड लोन जो था वो 47,000 करोड़ का था। और आज जो एक टोटल एक्यूमुलेटेड लोन है ये 70,000 करोड़ का हो जाएगा 31 मार्च को। 47 - 70, 23,000 करोड़ का लोन जो है ये हमारी ही विरासत है, हमारी ही लेगेसी है। और इसको अगर मैंने पर कैपिटा के हिसाब से देखना हो तो 2016-17 के अंदर हर हिमाचली के ऊपर 62,000 रुपए का कर्ज था, जो आज बढ़कर 62,000 रुपए का कर्ज था, जो आज बढ़कर 96,000 का हो गया। ये 50% वृद्धि जो है, ये इंक्रीज जो है, ये आपकी किताबों में लिखी है, मैं मनगढ़ंत नहीं बना रहा। और इसी का जो 14 रुपए हर 100 रुपए में से जो इंटरेस्ट हमको सर्विस करना पड़ता है वो इसी में से सर्विस हो रहा है। तो पॉइंट मेरा ये है कि आर्थिकी को हमने सुदृढ़ नहीं किया है। हमने क्या किया है, हमने पैसा कहीं से जो भी है हम उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवेन्यू हमारा इंक्रीज नहीं हुआ। सभापति महोदय आपने ये बोला था कि आप बताइए रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो सकता है। मैं आपको 2 या 3 सुझाव देता हूं। पॉइंट नंबर 1, और एक आखिरी आपको मैं ये डेटा देने वाला हूं। डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीएसपी हिमाचल प्रदेश का 44% है। जो हमारा जीडीपी है उस जीडीपी का जो डेट है, ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट, जो मेरा जो उधार का रेशियो 44% है। ये अच्छा है बुरा है पता नहीं चलेगा, बट इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा नेशनल एवरेज से। नेशनल एवरेज जो है वो 35% की है। मतलब जीडीपी के प्रोपोर्शन पे जो हमने उधार लिया हुआ है उसमें भी हम नेशनल एवरेज से हम बॉटम 3 स्टेट्स के अंदर हैं। इसमें कुछ करना पड़ेगा। आप सिर्फ 2 चीजें कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, या तो आप खर्चा घटाइए या दूसरा अपना रेवेन्यू बढ़ाइए। आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? 1500 करोड़ का हिसाब। पॉइंट नंबर 1, 2021-22 के अंदर आपने 1903 करोड़ का जो था आपका रिवाइज एस्टिमेट है एक्साइज का, इसको आप 2022-23 में
2131 करोड़ का एस्टिमेट लेके चल रहे हैं, जो कि 12% का इंक्रीज है। सर आप किसी भी स्टेट का एग्जांपल लेके देख लीजिएगा एक्साइज के अंदर, जब जब ऑक्शन हुई है, आप दिल्ली का एग्जांपल ले लीजिए आज से पिछले 4 या 5 महीने पहले, महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लीजिए, कर्नाटका का एग्जांपल ले लीजिए, आप ठेकों को ऑक्शन करिए, आपको 500 से 700 करोड़ की एडिशनल आय हो जाएगी। तो ये कैपिटल आउटले के अंदर जो 1500 करोड़ की चोट आप हिमाचली को मार रहे हो ना, वो 700 करोड़ शराब से आ जाएगा। अब गौ माता के लिए 2 रुपए पर बोतल तो हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो जीते जागते इंसान हैं, उनके लिए हम ऑक्शन नहीं करा सकते, क्योंकि हम ऑक्शन कराना नहीं चाहते। जब हम ऑक्शन की बात करते हैं तो एक सवाल पूछते हैं, आपके बारी आपके समय में क्यों नहीं हुई? हमारे समय में इसलिए नहीं हुई क्योंकि कैपिटल आउटले हम 50% कर रहे थे, आप 27 पे आ गए हैं, इसलिए आज इसकी जरूरत है। हर वक्त डिफरेंट होता है सर। और मैं आपको यही बता रहा हूं, आखिरी 2 मिनट लूंगा आपसे, मैं सिर्फ 11 मिनट बोला हूं मैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 सर, शिक्षा विभाग के अंदर 2 मिनट में खत्म करता हूं। शिक्षा विभाग के अंदर तभी 2 मिनट और दिए। शिक्षा विभाग के अंदर सर, शिक्षा विभाग के अंदर वर्ल्ड बैंक के कुछ कार्यक्रम हैं। शिक्षा विभाग के अंदर वर्ल्ड बैंक के कुछ कार्यक्रम है जिसमें 650 करोड़ के आसपास हमको एलोकेशन मिलती है। इसको स्टार प्रोग्राम के नाम से बोला जाता है, जो ट्रेनर्स, जो टीचर्स को ट्रेनिंग और उसके लिए काम आता है। इसमें हम तकरीबन 350 करोड़, 250 से 350 करोड़ हम फोरगो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट और ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। अगर मैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट और ट्रांसफर पॉलिसी के पास आ जाऊं, मेरे को 250 से 300 करोड़ का इजाफा हो सकता है, जिसको हम अपनी स्कूली शिक्षा और इसके लिए हम सुदृढ़ करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा। आखिरी चीज यह है जी कि अगर मेरे को अपनी कमाई करनी है, या तो मैं कहीं से पैसा कमा के ले आऊं, या मैं अपने खर्चे को कम कर लूं। आप ये देखिए, मेरे एक दोस्त हैं, माननीय सदस्य आशीष बुटेल जी, पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से पता कर लें कि आपका विज्ञापन का खर्चा कितना है, और हर बार ये उसको जवाब मिलता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मतलब ऐसी क्या सूचना हम एकत्रित कर रहे हैं? विज्ञापन के ऊपर अगर आज हम थोड़ी मितव्ययता हम अपनी बरत लें तो तकरीबन 400 से 500 करोड़ का पैसा हमारा वो बच सकता है। ये जो 1450 करोड़ का आउटले जो हम कैपिटल का कम कर रहे हैं, ये 3 आप स्टेप्स अगर ले लें, इसके अलावा और भी स्टेप्स हैं, मेरे पास समय कम है, तो इसके ऊपर हम काफी फिस्कल प्रूडेंस हम कर सकते हैं और आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकते हैं। आखिरी में सर, लास्ट, मिट्टी से कुछ ख्वाब उगाने आया हूं, मैं धरती का गीत सुनाने आया हूं, 4 दिए तेरी दहलीज पर है रोशन, 1 दिया और जलाने आया हूं। मुख्यमंत्री मोदी ने यह बोला था। इसका जवाब मेरा यह है, घेर लिया है चारों तरफ से इस बेरोजगारी की आग ने, घेर लिया है चारों तरफ से इस बेरोजगारी की आग ने, घर को जला डाला इस घर के चिराग ने। बहुत बहुत धन्यवाद।